नमस्ते सभी को। मैं हूं अपूर्वा सिंह, आपकी गोप्रेक साथी। और आज के इस खास वेबिनार में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन फॉर डिलीवरी, जो जो हर माँ के लिए एक इमोशनल और इम्पोर्टेंट जर्नी होती है। ये वेबिनार आपको एक स्मूथ और कॉन्फिडेंट बर्थिंग एक्सपीरियंस के लिए तैयार करेगा। और इस जर्नी को और भी इंसाइटफुल बनाने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर वैदेही देवधर, जो कि गोप्रेक ऐप की फाउंडर भी हैं। उनका एम है हर माँ तक सही ज्ञान और सपोर्ट पहुंचाना, ताकि डिलीवरी एक नेचुरल, एम्पावरिंग और स्ट्रेस फ्री एक्सपीरियंस बन सके। आज हम बात करेंगे डिलीवरी की फिजिकल और इमोशनल प्रिपरेशन के बारे में, पेन मैनेजमेंट टेक्निक्स, डाइट एंड एक्सरसाइजेस, बर्थिंग टेक्निक्स और बहुत कुछ। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ना कि सिर्फ होने वाली माँ के लिए, बल्कि पूरे परिवार के लिए। आज का जो सेशन है डॉक्टर वैदेही, हम स्लाइड से स्टार्ट करेंगे। मैं स्लाइड शेयर करती हूँ। उस पे उस स्लाइड पर आप वैल्यूएबल नॉलेज और आपकी इंसाइट्स आप बताइएगा। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, लेट मी नो वंस इट इज विजिबल। चलो, तब तक स्लाइड हो रहा है, तब तक आप सभी को बहुत बहुत तैयारी जो आप कर रहे हो उसके लिए बहुत थैंक्स कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। आप सब क्रिएटर्स हो, और क्रिएटर्स के साथ आपके जो फैमिली मेंबर भी आज आपके साथ होंगे, उन सभी को बहुत धन्यवाद कि आप आपके फैमिली के लिए, आपके घर में जो एक नया जीव आने वाला है उसके लिए आप सब प्रिपेयर हो और प्रिपरेशन की तैयारी दिखा रहे हो। तो इसलिए हमने सबको बोला था कि प्रेग्नेंट लेडी तो होनी चाहिए ही वर्कशॉप में अपने, लेकिन उसके साथ हस्बैंड, रोल ऑफ हस्बैंड और फैमिली के मेंबर्स, क्योंकि उसकी माँ और उसकी सास, इनका बहुत रोल रहने वाला है। हाँ, चालू करो चालू करो। ऐप है हमारा, इसमें प्री कंसेप्शन, मिनिमम 3 months ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर कंसेप्शन, देन 9 महीने जो है प्रेगनेंसी के, और पोस्ट डिलीवरी 2 months, ऐसे हमारा टोटल 14 महीने का कंटेंट का ये ऐप रेडी है। तो अभी तक इसके पहले 3-4 जो मीटिंग थे हमने ज्यादा करके बीज संस्कार पे लिए थे, इनफर्टिलिटीज इशू और ये सब, लेकिन हमने सोचा जो प्रेगनेंसी के लिए ज्वाइन हो गए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और इमरजेंसी सिचुएशन है कि 9th मंथ होने के बाद फिर आपको इसका कुछ यूज नहीं, आपके लिए स्पेशली सेमिनार पहले रखा है। बाद में जो बीज संस्कार के हम प्रोग्राम लेते ही रहेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? एग्जाम के पीरियड चल रहे हैं सबके घर में, तो तो क्या होता है कि साल भर बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये मार्च अप्रैल महीना जो होता है, तब अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे, लास्ट रिवीजन नहीं करेंगे, तो एग्जाम में उसका अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिलता। वैसे ही आपने 8 महीने तक जो भी कुछ किया है, या अभी पहले वाले जो लोग रहेंगे कि उन्हें कुछ करना है, उसको मोटिवेशन भी ये सेमिनार से आपको मिलेगा। कभी कभी लिथार्जी आ जाती है, तो ये सुन के आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट 1 महीना एग्जाम के पहले पढ़कर भी कुछ नहीं होने वाला। पहले 8 महीने तो आपको पढ़ना है, लेकिन ये लास्ट महीने की रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेबी के लिए, मदर के लिए और पूरे सोसाइटी के लिए। तो इसलिए हमारा मेन पर्पस है प्रिपरेशन फॉर डिलीवरी में आपको नॉलेज देना। और ये नॉलेज हमारे जो लेक्चर्स है, गोप्रेक ऐप में बहुत सारे सेमिनार सेक्शन में आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं। उसमें नॉर्मल डिलीवरी का इंपॉर्टेंस क्या है, प्रिपरेशन फॉर डिलीवरी कैसे करना, इसके ऑलरेडी लेक्चर्स है। अगर आपने सुने नहीं होंगे तो वो इस सेमिनार के बाद फिर से सुनो, तो और आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाएगी। लेकिन ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्रूशियल पीरियड है। देखो, इसे संधि काल कहते हैं कि 9 महीने बच्चा जो अंदर था पूरा, वो अभी अचानक से बाहर आएगा, उसका एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर, ईच एंड एवरी चीज। अभी तक वो माँ के प्लासेंटा के द्वारा उसका खाना चल रहा था, अभी उसको अपना दूध खुद को पीना है, फिर अपना रेस्पिरेशन उसको ही करना है, रेडी ऑक्सीजन नहीं मिलने वाला। फिर एक जेटलैग होता है ना, हम बाहर से कहीं आते हैं तो 2 दिन हमारे ऐसे ही चले जाते हैं, नहीं खाना सोना सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो 2 दिन की बात है, इतना डिस्टेंस करके हम जब आते हैं तो भी हमें जेटलैग होता है 2-3 दिन का। तो ये जो बेबी है, कितने कौन से योनि से कहाँ से जर्नी करके 9 महीने गर्भ में रह के
इस सृष्टि में आ रहा है तो उसका जो जेट लैग है वो 2-3 दिन का नहीं, 6 महीने का, 7 महीने का रहता है। और जो आता है उसका वेलकमिंग है, जब एयरपोर्ट पे उसका वेलकमिंग करेंगे तो वो कितना सुंदर कर सकते हैं, वो फैमिली मेंबर कैसे करेंगे, इस बारे में आज हम जानेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में एक यूजर एक्सपीरियंस है, उन्होंने अभी रिसेंटली डिलीवर करा है, तो हम पहले उनका एक यूजर टेस्टिमोनियल देख लेते हैं। हेलो एवरीवन। और तो सारी चीज़ें, बस एक चीज़ मैं ये गर्भ संवाद के इम्पोर्टेंस के बारे में बताना चाहूँगी। जो गोप्रेग ऐप में जो मेंशन रहता है कि अलग अलग थीम्स में कि कैसे बच्चे को प्रिपेयर किया जाता है, उसको बोला जाता है कि आपको नेचुरली बाहर आना है। तो ये मैं सुनती थी और फिर मैं बोलती भी थी। तो जब मैं लेबर में थी एग्जैक्टली तो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पेन था, तो मैं अपने डॉक्टर को बोल रही थी, डॉक्टर आप मेरा सीज़र कर दो, मुझसे पेन बियर नहीं हो रहा है। और उस टाइम पे मैं अपने गर्व से बोल रही थी कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा बेटा, अगर आपको आना है तो आपको खुद से ही अपना रास्ता निकाल के आना है उससे। क्योंकि ये 7-8 मंथ से ये सारी चीज़ें जैसे गोप्रेग ऐप में था तो मैं सुन के उसको रिपीट करती थी। और फिर मैंने इवन लेबर टाइम में भी इस चीज़ को मैंने बोला कि बेटा आपको अपने से बाहर आना है। और कम्प्लीटली मैं कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो चुकी थी, मुझ में कोई शक्ति नहीं थी, ऐसा बस बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन और पेन में मैं थी, है ना। और लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि 2 से ढाई घंटे में मेरा जो डिलीवरी हुआ, तो बहुत बार ऐसे मैंने सुना था कि पुश करना पड़ता है, बट मैंने ऐसा कुछ भी पुश वुश किया ही नहीं। मुझे ऐसे कॉन्ट्रैक्शन आते गए, पूरा जो प्रेशर था वो नीचे जाता गया एंड सडनली बेबी केम आउट। तो ये गर्भ संवाद जो बताते हैं, इट्स रियली वेरी मिरेकुलस। मेरे को तो अपनी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा मिरेकुलस लगती है ये सारी चीज़ों के। ये फर्स्ट टाइम ऐसा सच में होता है कि गर्भ से हम जो बोलते हैं वो सारी चीज़ें पॉसिबल है कर पाना। तो मैं आप सबको यही रिकमेंड करूँगी, जो भी कंसीव करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप गोप्रेग ऐप को फॉलो कीजिए, डॉक्टर वैदेही से संपर्क कीजिए और उनसे गाइडेंस लीजिए। 100% ही मैं अपनी तरफ से गारंटी देती हूँ कि जिस तरीके से मुझे बेनिफिट हुआ है, आप लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। थैंक यू वेरी मच। भी ये जो पेशेंट है मेरी, बैंगलोर में थी, तो ये प्राइमरी है, इसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है। तो डॉक्टर भी शॉक थे कि इसकी मैंने ही कैसे नॉर्मल डिलीवरी, क्योंकि डॉक्टर भी सी सेक्शन करने वाले थे। इसने खुद ने बोल दिया था कि नहीं डॉक्टर मेरा सी सेक्शन ही करो। 8 महीने तक 9 महीने तक इसने पूरा फॉलो किया था। और ये दिन भर मेरे साथ फोन, दिन भर मीन्स आफ्टर 6 PM, 5 से 6 के बीच में उसको मुझे उसका फोन आया बैंगलोर से, और मैंने उसको फोन पे सब चीजें जो गाइड की, तो उसकी रात को, यानी वो सब चीजें घर में करके वो 8 बजे हॉस्पिटल में गई, 11 बजे उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। जनरली ऐसा होता है, जो प्राइमी होती है, जो फर्स्ट टाइम डिलीवर करती है, उसको 1 डे एंड 1 नाइट का पेन सहन करना ही पड़ता है। तो इतने 3 आवर्स में उसकी जो डिलीवरी हुई, वो बहुत ही सरप्राइजिंग शॉक था सबके लिए। तो यही सेम वीडियो मैंने दूसरी पेशेंट को भेजा था जो दिल्ली में, उसकी सेम ऐसी ही डिलीवरी, उसको मैंने सिर्फ फिर से ऐसे गाइड किया और इसका वीडियो उसको बताया। इसलिए हम शुरुआत वीडियो से कर रहे हैं, जस्ट आपको बताने के लिए कि ऐसा करके आप कितने भी दूर हो हमसे, हम आपको वो गाइडलाइन देंगे। जो भी चीज आज हम बताने वाले हैं, अगर आप वो फॉलो करते हैं तो भले मैं वहां पे नहीं रहूंगी तो भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो अभी हम आगे जाएंगे। और ये सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट नोट में सब याद रखो कि हम जो भी कुछ आज करने वाले हैं, ये हमारे लेवल के एफर्ट्स है। इम्पोर्टेंट नोट ये है कि प्रयास तो पूरे करेंगे, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो फाइनल डिसीजन होगा वो सिर्फ आपके गायनेक का होगा। वहां हमारा कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। ये पहले सब लोग ध्यान में रखो। कभी कभी एक्साइटमेंट में ऐसा हो जाता है कि नहीं मैडम ने बोला ऐसा करना है, ऐसा करना है, वो सब है, उसके लिए क्या करना वो तो हम पूरा करेंगे, यानी हमारे एफर्ट्स तो हम इतना भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन लास्ट डिसीजन रहता है गायनेकोलॉजिस्ट का। वो अगर सी सेक्शन बोल रही है तो हमें वहां पे क्रॉस नहीं करना है, राइट। तो ये पहले दिमाग में रख दो और उसके बाद हम चालू करते हैं। तो 9th मंथ का इम्पोर्टेंस क्या है, अभी हमने जान लिया कि ये जो
संधि काल है, इसमें माँ का पुनर्जन्म होता है और बच्चे को फिर से जो नए सृष्टि में आने वाला है उसको बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। इसलिए ये 9th मंथ में अगर आपने 8वें महीने तक कुछ किया है, कभी कभी ऐसा होता है कि हेल्थ अच्छी नहीं रहती, कभी कभी टाइम नहीं मिलता, तो जो कुछ आपने अभी तक नहीं किया था करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एकदम से जादू नहीं होने वाला 9th मंथ में, 8 महीने करना जरूरी है, लेकिन कुछ रीजन है कि आपकी बहुत इच्छा थी लेकिन आप नहीं कर पाए, तो ये सब चीजें 9th मंथ में हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है जिनकी डिलीवरी पहले हो जाती है, हाँ, उनको जो NICU में रखा जाता है कांच के बॉक्स में, उसका आपने अगर रेंट देखा होगा तो आपको समझेगा कि अपना यूटेरस कितनी कॉस्टली चीज है, वहां का रेंट कितना है, हम कितने देर हमारे बच्चे को पेट में रख रहे हैं। तो इसलिए आप जो मातृत्व है, इसलिए इसको दैवी मातृत्व कहते हैं कि इतना कॉस्टली वो चीज है, यहाँ पे एक पूरा बच्चा निर्माण होता है। और अगर प्री मैच्योर डिलीवरी होती है तो कितने सारे साइड इफेक्ट होते हैं बच्चे में, पूरे फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए शुरुआत तैयारी रहना है 9th मंथ के फर्स्ट डे से, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम, यूनिवर्सिटी की एग्जाम की डेट फिक्स होती है। तो बच्चे जब पढ़ते हैं तो लास्ट मंथ रखते हैं कि हम यहाँ पे अभी लास्ट प्रिपरेशन करेंगे और एग्जाम के लिए ये डेट पर हमारा फर्स्ट पेपर है। लेकिन डिलीवरी के टाइम में आपकी फर्स्ट पेपर जो आपका मेन एग्जाम है उसकी डेट आपको पता नहीं है। 9th मंथ लगने के बाद बेबी एकदम रेडी है, वो कभी भी बाहर आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको जो भी एफर्ट्स लेने हैं वो डे 1 से लेने हैं, इसलिए 9th मंथ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और आप में से जो ऐसे हैं लोग कि जो 4th 5th में है, उनके लिए तो ये बोनस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अभी सबसे पहला सबका फेवरेट टॉपिक डाइट हम लेते हैं। डाइट कैसे लेना है, तो अकॉर्डिंग टू बेबीज वेट, पहले उसका वेट चेक करो। स्कैनिंग में बेबी का वेट आता है, मदर का वेट आता है, मदर का टोटल 10 to 12 आइडियल वेट बढ़ना चाहिए। अगर बहुत कम बढ़ा है तो ये महीने में हम पूरा डाइट प्लान ऐसे देंगे जिससे उसका वेट बढ़े। वेट बढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें डाइट प्लान ऑलरेडी ऐप में है। 9th मंथ में क्या खाना है वो सब ऐप में दिया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बेबी वेट और मदर्स वेट ये थोड़ा चेंज होता रहेगा। और अगर ऐसे हमें समझता है कि चलो अभी आपका आज 9th लग गया है, बेबी वेट और बढ़ सकता है, क्योंकि 2.5 आइडियल वेट होता है, जिसमें फिर NICU में रखने की बच्चे को जरूरत नहीं रहती, वो बाहर बढ़ सकता है। आइडियल 350, हेल्दी वेट है 3.5, ठीक है। तो अगर आपको 2 से कम है तो 9th मंथ में अच्छा हेवी फूड माँ को हम खिला सकते हैं। जैसे अभी आम आ रहा है, पंचामृत है, जिसमें बहुत अच्छा घी है, फ्रूट सब है, तो अच्छे से डाइट आप दे सकते हैं, स्वीट चीजें भी दे सकते हैं अगर डायबिटिक मदर नहीं है तो। लेकिन अगर वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो हमें वेट भी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा माँ का, क्योंकि डिलीवरी के बाद आपको ही कम करना है। तो अगर 15-20 किलो 8वें महीने तक ही बढ़ गया है, 15 किलो, तो थोड़ा केयर लो, एक्स्ट्रा डाइट मत लो। तब लिक्विड डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिक्विड डाइट से क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया, ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है सी सेक्शन करने की, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा लिक्विड डाइट लेंगे। डेट्स जो ऐसी चीज है, खजूर जिसको कहते हैं, वो पूरे ओवरऑल प्रेगनेंसी में अच्छे अगर हम लेते हैं घी के साथ, यानी घी में भिगोकर अगर डेट्स लिया जाता है तो ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन, ये जो हार्मोन्स है नॉर्मल डिलीवरी के लिए रखते हैं, वो अच्छे अमाउंट में प्रिपेयर होते हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो ये चीजें रेगुलर आपके खाने में होनी चाहिए। पंचामृत आपको पता है, जो हम भगवान को अभिषेक करते हैं, दूध, घी, दही, शहद और मिश्री, ये बनाकर आप लेंगे। बेसिक प्रिंसिपल है अनुलोमन, आयुर्वेद में एक शब्द है अनुलोमन, मीन्स ऊपर से नीचे जाना, ठीक है। तो बच्चा हमें नेचुरल डिलीवरी में वजाना के थ्रू बाहर निकालना है, तो जो भी कुछ है वो हम लैक्सेटिव मेडिसिन जैसे कहते हैं ना, वो गुड उसमें चाहिए, तो वो थोड़ा सा गर्म चाहिए और हॉट रहना चाहिए, फिर लिक्विड होना चाहिए, और स्निग्ध मीन्स ऑयली, इसलिए घी का इंपॉर्टेंस बहुत है ये पीरियड में। जैसे डिलीवरी के बाद घी के लड्डू खिलाते हैं, वैसे लिक्विड डाइट में कोई भी पेज कर सकते हैं आप, खिचड़ी कर सकते हैं पतली वेजिटेबल्स डाल के, बहुत पतली मूंग दाल की खिचड़ी बना के उसमें बहुत सारा घी डाल के लो, मूंग का सूप लो। सीजन वाइज अगर अभी गर्मी का सीजन है तो आप सब ठंडी चीजें भी ले सकते हैं।
फिर अदरवाइज गरम सूप भी लिया जा सकता है, उसमें हर चीज में ऊपर से गाय का घी डालना है। मिल्क और घी ये भी एक कॉम्बिनेशन है। जैसा 9th मंथ शुरू होता है, फर्स्ट 15 डेज आपको हाफ कप मिल्क, उसमें 2 स्पून घी डालना है। रोज बेड टाइम पे अगर लेते हैं तो आपका पेट क्लियर हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए पीरियड में। जितना आप पेट क्लियर करने की मेडिसिन देंगे उससे दोनों काम होंगे। एक तो पेट क्लियर होने से आपको हल्कापन लगेगा, वहां पे स्पेस अच्छी बढ़ेगी, बच्चे को बढ़ने के लिए बढ़ा तो है ऑलरेडी, उसको खेलने के लिए जगह अच्छी मिलेगी। और जो इसकी कॉन्स्टिपेशन की जो ट्रीटमेंट है वही नॉर्मल डिलीवरी की ट्रीटमेंट है, तो पूरे एफर्ट्स वैसे ही लेने पड़ते हैं। तो फर्स्ट 15 डेज मिल्क एंड घी, एंड सेकंड 15 डेज आपको मिल्क के साथ कैस्टर ऑयल लेना है 2 स्पून। और ये जो 50 ml कैस्टर ऑयल लेना है जब आपकी डॉक्टर बोल रही है कि चलो 9 कंप्लीट हो गया है, अभी कुछ भी नहीं, डायलिटेशन नहीं हो रहा है, पेन नहीं हो रहा है तुझे, तो चलो हम अभी सी सेक्शन प्लान करते हैं, ऐसा जब आपकी गायनेक कहती है, उसी दिन घर आके पूरी 50 ml की बोतल पी लो। आपके उससे पेन भी शुरू हो सकता है, डायलिटेशन भी फटाफट शुरू हो सकता है। तो ये डाइट के बारे में। नेक्स्ट, और बाकी ना आप फॉलो करो। अगर गोप्रेक का 9 मंथ का आप डाइट निकालोगे तो उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। पंचकर्मा आयुर्वेद की बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट है जो सिर्फ आपको आयुर्वेद के यानी एक्चुअली आयुर्वेद मीन्स ये सब घर की ही ट्रीटमेंट है जो आपके पुराने लोगों को पता भी होगी। ठीक है, तो पहला है वजाइनल स्वैब। वजाइनल स्वैब मीन्स क्या है, हम एक शतावरी तेल देते हैं जो कॉटन स्वैब, उसमें डीप करना है शतावरी तेल में और वो वहां पे रख देना है वजाइना में। ये बेड टाइम पे किया जाता है। आप नासिक में आजू बाजू में है तो हम आपको सिखा देंगे, अदरवाइज कोई भी आप डॉक्टर के पास जाओगे तो एक बार सिर्फ सीख लो और आपको फिर आ जाएगा। उसमें कुछ बहुत बड़ा स्किल नहीं है, लेकिन हम एक बार पेशेंट को सिखा देते हैं क्लिनिक में, बाद में वो अपना अपना करते हैं। तो 3 से 4 घंटा भी अगर वजाइनल स्वैब वजाना में रखा जाता है रात को, क्योंकि आपकी नींद अभी डिस्टर्ब रहेगी। आप जब रात को सोओगे, अगर 10-11 बजे आप सोते हो, आपको बीच में वॉशरूम के लिए उठना पड़ेगा, तो जाना है तो आप वो स्वैब निकालो, यूरिन पास करके आप फिर से रख भी सकते हो। और अगर आपको लगता है कि 4 घंटे हो गए तो सफिशिएंट है तो आप उसको निकाल के फेंक भी दो। तो 4 घंटे रेगुलरली डेली अगर वो स्वैब वहां पे रहता है तो वो क्या करता है, वो पूरा जो पाथ है डिलीवरी का वो स्लिपरी बना देता है। तो तुरंत बेबी का हेड अगर वहां पे आता है तो इजीली वो बाहर निकलने में बेबी को हेल्प होता है। मदर के जो वहां के मसल्स है उसका ऑलरेडी उसको स्ट्रेंथनिंग मिलता है, सॉफ्टनेस आता है, क्योंकि रिजिडिटी आज सबका एज जो है बढ़ गया है। अभी 20 के पहले किसी की नॉर्मल डिलीवरी यहाँ पे होने वाली है नहीं, तो सब 30-40 के बीच में है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि वो जो एरिया है वो जितना सॉफ्ट हो, जितना फ्लेक्सिबल हो, उतनी नॉर्मल डिलीवरी इजी है। तो ये हम बिफोर कंसेप्शन भी बताते हैं, जब स्पर्म अंदर जाता है तो कंसेप्शन इजी हो, इसलिए भी वजाइनल स्वैब इंपॉर्टेंट है, और जब बेबी बाहर निकलता है तभी भी इंपॉर्टेंट है। तो ये डेली एक्टिविटी जो आपको आपके घर में करनी है। बस्ती ये ऐसी ट्रीटमेंट है जो आपको क्लिनिक में आकर ही करनी पड़ेगी। इसके लिए हम पूरा वीकली वंस ये रहती है, तो जब क्लिनिक में आते हैं थोड़ा लोकल मसाज रहता है, वहां पे स्टीम देके हम वो बस्ती देते हैं। बस्ती अगर आप हमसे दूर हो, बाहर के सिटी में हो, तो उसका पैक हम आपको कुरियर से भेज देंगे। आप लोकल के डॉक्टर के पास जाओ, उनकी मेरे साथ बात करवाओ, मैं उनको इंस्ट्रक्शन दे दूंगी, वो आपकी बस्ती करवाएंगे। बस्ती आप घर में नहीं कर सकते, आपको उसके लिए क्लिनिक में, आयुर्वेद क्लिनिक में जाना पड़ेगा। मसाज जो है, मसाज के लिए भी कमर के नीचे का एरिया टिल नीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा वात का क्षेत्र है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद वात का स्थान है ये, और वात ही बच्चे को बाहर निकालने वाला है। और वात को अगर हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन दी तो वो प्रॉपर काम करेगा जो हमें एक्सपेक्टेड है। तो इसलिए पेन होता है लास्ट स्टेज में, तो 2-3 ऑयल्स है हमारे पास कि जिससे पेन तुरंत कम हो जाएगा। जस्ट मसाज मीन्स बहुत उसको लोकल एप्लीकेशन हम बोलेंगे, मसाज में नहीं, मत बोलो उसको, जस्ट लोकल एप्लीकेशन ऑफ ऑयल। तो ऑयल के द्वारा क्या होता है, थोड़ा गर्म किया हो ऑयल अगर आप वहां पे लगाओगे तो वात का शमन, वात का अनुलोमन, वात डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जाना शुरू होगा। मसाज करके हमें वहां पे स्टिमुलेट नहीं करना है वो चीज। तो डेली मसाज आपको घर में करना है, इसलिए घर के लोगों की हेल्प लग सकती है। यहाँ पे हस्बैंड
माँ जो घर के लोग हैं वो मसाज करने में उसको हेल्प करेंगे। स्टीम के लिए हम एक दशमूल का काढ़ा बनाना है आपको। काढ़ा मीन्स एक हॉट वाटर, एकदम बॉइल्ड वाटर आप लो। हम आपको कैप्सूल्स देंगे, दशमूल कैप्सूल्स आपको वो किट में मिल जाएंगे। हमारी पूरी 9th मंथ की किट अवेलेबल रहेगी गोमार्ट पर, तो हम आपको भेज देंगे। तो कैप्सूल ओपन करना है, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट ऑफ दशमूल डाल भर के रखा है, तो जस्ट आपको डालना है आपके एक मग पानी में। नहाना होने के बाद वो जो एरिया है लंबर रीजन का, वहां पे आप अच्छे से उसको अगर पोरिंग शिरोधारा जैसी होती है वैसे उदर धारा अगर करेंगे, कटी धारा अगर हम करेंगे, मीन्स लंबर रीजन पे आप ऐसी वो उसको ड्रिप जैसे लगा देंगे, तो वो भी नीचे जाने में बहुत हेल्प करता है। बस्ती फर्स्ट वीक से हम चालू करते हैं। वजाइनल स्वैप फर्स्ट डे ऑफ 9 मंथ से शुरू हो जाएगा। मसाज भी चलेगा। स्टीम के लिए एकदम धारा नहीं, लेकिन पूरा नहाना होने के बाद जस्ट 1 मग आपने वहां पे ले लिया तो भी चलेगा। लेकिन जब हॉस्पिटल में जाएंगे तब आपको कंपलसरी 5 to 6 मग्स भी आप पानी वैसे डालोगे कि आपको हॉस्पिटल जाना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दशमूल कैप्सूल का काढ़ा। नेक्स्ट, योगा एक्सरसाइज ऐप में बहुत डिटेल है। ईच एंड एवरीवन योगा के नेम, उसके ऑडियोज, वीडियोज, स्क्रिप्ट सब रेडी है। आपको योगा करना है। उसके साथ अगर आपको कोई लोकल योगा ट्रेनर मिल जाता है तो और बेस्ट, उसकी हेल्प लीजिए। उसको वो स्पेशल गर्भ संस्कार का ही हो ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि मेरे टाइमिंग के हिसाब से वो योगा ट्रेनर नहीं मिल रहा है, तो कोई भी आपके आजू बाजू में योगा सिखाने वाला कॉमन व्यक्ति है, उसके पास आपका ऐप लेके जाओ, आपका मोबाइल दिखाओ कि देखो ये एक्सरसाइज है, मुझे आपके सामने करनी है, तो वो आपकी पर्सनलाइज बैच करेगा। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर आप गर्भ संस्कार के लिए जाओगे, फिर उनका नॉलेज देखो, एक्स्ट्रा ज्ञान भी है ना, वो भी बहुत कंफ्यूजन करता है। तो गोप्रेक एक सफिशिएंट चीज है, इससे बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं। लेकिन योगा ट्रेनर कैसी है, थोड़ी रिस्की पोजीशन है, इसलिए 9th मंथ में अगर आपने लोकल योगा ट्रेनर का हेल्प लिया तो अपने आप आपको क्या होगा, बस आप दिखाओ, शो करो, वो आपसे करवा लेंगे। डीप ब्रीदिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डीप ब्रीदिंग के साथ लिटरली हम जब उनको आदत हो जाती है, डीप ब्रीदिंग का भी देखो, पहले से जो लोग हैं वो अभी से प्रैक्टिस करो। गर्भ जब ऊपर तक आ जाता है तो वो रेस्पिरेशन नहीं लिया जा सकता, लेकिन पहले से अगर आपके लंग्स को आदत है डीप ब्रीदिंग करने की, तो लंग आपके लास्ट मोमेंट तक आपको अच्छे से सपोर्ट करेंगे। एक जब आप एक्सहेलेशन करते हैं उसके साथ बेबी बाहर निकलता है, तो विथ डीप ब्रीदिंग बेबी को नेचुरली बाहर निकालना बहुत इजी है। पुशिंग टेक्निक्स आपको पता चाहिए। पुशिंग टेक्निक के लिए एक सिंपल चीज मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने कभी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को फेस किया है, ठीक है, और आपको बहुत प्रेशर लगा के स्टूल पास करना है, ऐसी अगर सिचुएशन आपके सामने है, तो आप जैसा प्रेशर दोगे वो प्रेशर एग्जैक्टली लगाना है आपको जब लेबर पेन आ रहा है तब। हाँ, ये लास्ट मोमेंट में बता रही हूँ। कभी कभी क्या होता है, लेबर पेन, जैसे मैंने बोला प्राइमी को 1 डे 1 नाइट तक पेन चलता है, तो जबरदस्ती पेन जोर नहीं लगाना है, वो इंटरमिटेंट पेन होता है। कभी 3 घंटे के बाद पेन होगा, तो बीच के जो 3 घंटे है ना, वो आपको डीप ब्रीदिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, हम बताने वाले आगे क्या क्या करना है वो। तो वो 3 घंटे में आप रिलैक्स हो जाओ, वॉकिंग करो, म्यूजिक सुनो, बहुत सारी रिलैक्सेशन की एक्टिविटीज है, गर्भ संवाद सुनो। लेकिन जब पेन शुरू होता है, पेन जब शुरू होगा तब आपको स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठना है, क्योंकि ग्रेविटी का रूल, हॉस्पिटल में आपने देखा होगा वीडियो अगर, तो उसको लिटा देते हैं, पैर उसके ऊपर लेते हैं और उसको बोलते हैं जोर कर जोर कर। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ग्रेविटी का फोर्स आपके ऊपर नहीं यूज हो रहा। लेकिन वही अगर आप स्टैंडिंग है, खड़े हैं, वॉकिंग कर रहे हो, तो क्या होगा, आप स्वेटिंग पोजीशन में नीचे बैठोगे तो अपने आप ग्रेविटी से ही फोर्स बच्चे को नीचे जाने के लिए मिलेगा। लेकिन ये काम कब करना है, जब आपको पेन हो रहा है तब, अदरवाइज आप थक जाओगे, जबरदस्ती फोर्स नहीं करना है। वॉकिंग जितना आप करते रहोगे डिलीवरी के टाइम तक, आपकी डिलीवरी ऐसी ही हो जाएगी, आपको समझेगा नहीं। और वॉकिंग के टाइम और एक इंस्ट्रक्शन, क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर आपने एक्टिविटी सेक्शन देखा है तो हमने प्रदक्षिणा आप में से जो लोग साइंस सीखे हैं, आपने सबको राइट थंब रूल आपको पता है,
देखो राइट थंब ये एंटी क्लॉकवाइज मेरे फिंगर से, तो ये अंगूठा मेरा ऊपर जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब मुझे नीचे लेके जाना है तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन, तो ऐसा जब हम घुमाएंगे क्लॉकवाइज, जब आप प्रदक्षिणाम जैसे मंदिर में करते हैं वैसे अगर आप घूमोगे तो क्या होगा, आपका बेबी अपने आप नीचे आएगा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। एक पेशेंट को बोला था 8वें महीने में ही कि उसका सेकंड था, उसका डायलिटेशन फुल हो गया था, बेबी का वेट थोड़ा कम था, तो वो रिस्की था। तो डॉक्टर ने बोला देखो तेरी नॉर्मल डिलीवरी पहली थी तो नॉर्मल हो सकती है, लेकिन बेबी का वेट बहुत कम रहेगा। तो वो पेशेंट को हमने 8वें महीने में एंटी क्लॉकवाइज घुमाया कि आप प्रदक्षिणा करते हो मंदिर में वैसे उल्टा घूमो एंटी क्लॉकवाइज। तो आपके घर में ही कुछ तुलसी का पौधा रखना है, जिस छोटा सा अगर आपके घर में मंदिर है आजू बाजू में जॉगिंग ट्रैक पर, तो गोल गोल फिरना है आपको, ठीक है। तो जब 8वें महीने में उसने उल्टा फिरना चालू किया तो उसकी डिलीवरी 9th मंथ, 8वां पूरा हो गया, 9वां पूरा हो गया, 15 डेज ऊपर हो गए, फिर वो सिस्टमेटिकली एडमिट हो गई कैस्टर ऑयल की एक बोतल पी के, और उसकी नॉर्मल डिलीवरी विद इन 2 आवर्स हुई, ठीक है। ये हुआ 8वें महीने का। लेकिन जब 9वें महीने में स्कैनिंग में दिख रहा है कि बच्चे का हेड अभी नीचे नहीं आ रहा है, आपको डॉक्टर बोले देखो आप तैयार रहो सी सेक्शन के लिए, तो हाँ बोलना उनके सामने और घर में आके प्रदक्षिणा शुरू करना। तो प्रदक्षिणा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी है। हाँ, इसके 2-3 यूज है, जैसे मैंने बोला कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए। फिर अगर आप जो प्रदक्षिणा कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, वो अगर आप दुर्वा की लॉन्स पर, गणेश जी को जो दुर्वा चढ़ाई जाती है ग्रीन, अभी जो लॉन्स मिलता है ना वो सिंथेटिक रहता है, उसमें वो नहीं चाहिए, हमें दुर्वा वाला लॉन्स चाहिए। तो वो अगर अवेलेबल है उस पर अगर आप चलेंगे तो अपने आप आपकी बॉडी की हीट आपके पैरों के द्वारा निकल जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर पानी कम हो रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड अगर 11 से 7-8 तक होता है तो भी डॉक्टर सलाइन लगाते हैं, तो वो अगर कम हो रहा है उसके लिए भी, बॉडी हीट कम होने के लिए, अभी भी वैसे गर्मी की सीजन है तो जिनके पास अवेलेबल है कि दुर्वा का लॉन, तो आप जरूर वहां पे चलो विदाउट स्लीपर्स, विदाउट चप्पल। अगर आप वहां पे चलते हो तो आपकी बॉडी की हीट, आपके आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है, हीट कम करने के लिए, फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए, और विद प्रदक्षिणा भी हो जाएगी। बीच में अगर आप तुलसी का पौधा रखते हो, तुलसी का पेड़ जो है वो एज ए दैवी महत्व तो उसका बहुत सारा है, उसका 1 घंटे का लेक्चर चलेगा। लेकिन ऑक्सीजन की लेवल अगर हम देखेंगे बाकी प्लांट्स की कंपेयर में, तो वो बहुत ज्यादा प्राणवायु देता है। और हमें अभी हम, आप जो प्रेग्नेंट लेडीज हो, वो आप प्राण शक्ति निर्माण कर रहे हो। एक खुद के शरीर को भी, आपका शरीर एक प्राण है, उसमें आप प्राण तो आपको देना है क्योंकि आपको उसको बाहर निकालना है। दूसरी प्राण शक्ति अंदर रेडी है, तो आपको प्राण शक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वो आपको कौन देगा? तुलसी का पौधा। तो आप कि घर में 2 तुलसी के पौधे रखो, एक आपके बेडरूम में रहेगा, हॉल में रहेगा, आप उसको प्रदक्षिणा करते रहो। प्रदक्षिणा जनरली 9वें महीने की, 8वें महीने की जो है आप आपके घर में करो, बाहर की रिस्क मत लो, क्योंकि कभी भी आपको अगर लगता है कि नहीं चक्कर आ रही है, थोड़ा बैठना है, तो तुरंत बैठ जाओ। बाहर अगर आप चाहते हो, या कभी कभी स्लीपर ही रहता है, रास्ता अच्छा नहीं रहता, तो रिस्क मत लो। 8वें महीने तक पहले घूमा, 7वें महीने तक चलता है, 8वां महीना थोड़ा रिस्की रहता है। तब आपको आप घर में ही जितना वॉकिंग करके या टेरेस में, यानी आपको रेस्ट करने के लिए बीच में जगह चाहिए। नेक्स्ट, गर्भ संवाद। आपने पहले वीडियो में देखा, गर्भ संवाद का बहुत इंपॉर्टेंस है। गर्भ संवाद के बारे में मैं एक कहूंगी कि 9 महीने के 9 गर्भ संवाद ऐप में रेडी है। वो टेक्स्ट फॉर्मेट में भी है, ऑडियो फॉर्मेट में भी है। तो अगर आप बहुत थके हो तो जरूर उसका ऑडियो सुनो। आप बोल सकते हैं क्योंकि पढ़ना है आपको, गर्भ संवाद माँ को करना है बेबी के साथ, इसलिए वहां पे स्क्रिप्ट भी ली है, टेक्स्ट फॉर्मेट में दिया है, आप पढ़ो। लिटरली आपके इमोशंस वहां तक पहुंचते हैं। तो 8वें महीने तक हम पूरे कर रहे हैं, 9वें महीने का गर्भ संवाद आज हम लेने वाले हैं एंड में। तो आपको सब वो फील करवाएंगे हम कि कैसे लगता है वो संवाद सुनने के बाद। और 9वें महीने में, 8वें महीने में क्या होता है, थोड़ा मूड फ्लक्चुएशंस होता है, कभी एकदम से एंजाइटी आ जाती है, पता नहीं आगे क्या होगा। तो बहुत सिचुएशन वो थोड़ी रहती है ऐसा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वहां पे हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा,
ये मेडिकल वर्ड है कि हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा चल रहा था आपके बॉडी में, तो आपको रिलैक्सेशन की, थोड़ा सा डाइवर्शन की थोड़ी जरूरत होती है। तो इसके लिए एक्स्ट्रा गर्भ संवाद, 20 एक्स्ट्रा गर्भ संवाद है। जैसे आप नदी के किनारे गए हो, गंगा नदी के पास गए हो, और आप सुंदर सी आपकी जो फीलिंग आ रहे हैं आप आपके बेबी को शेयर कर रहे हो। आप एक पेड़ के नीचे जाके बैठे हो, आम का पेड़ है, वो आजू बाजू में आम लगे हैं, तो आप आपके बेबी को कैसे शेयर करोगे। तो ऐसे सुंदर सुंदर प्रसंग, ऐसे बहुत सारे गर्भ संवाद अपने आप में है। तो जब आपका मूड नहीं होता, ये भी इसमें 9th मंथ की जरूरत नहीं, आप कोई भी मंथ में हो, बीच बीच में वो सुनो और ऐसे संवाद आप तैयार करो। और आप हमें भेज भी सकते हैं, ताकि हम दूसरे पेशेंट को भी आपका मोटिवेशन आपके द्वारा उनको मिल सके। तो गर्भ संवाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने अगर सुनी होगी उस वो पेशेंट के द्वारा, तो वो है मूड ऑफ सरेंडर। भगवान को तो हम प्रार्थना करते हैं कि देखो, मेरे लिए जो योग्य है वो आपको करना है, मेरे द्वारा जो करना है वो आप मेरे से करवा लो। लेकिन जब वो इतनी थक गई थी, तो उसने सिर्फ ये बोला कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती, सब आपको करना है। ऐसे जब हम भगवान को कर देते हैं तो अपने आप रिलैक्सेशन मिलता है। तो बहुत बार प्रेगनेंसी और कंसेप्शन के पहले का सवाल होता है कि रिलैक्सेशन के लिए क्या करें। तो रिलैक्सेशन के लिए जो सब मैं कर रही हूँ, मैं रिलैक्सेशन करूंगी, मैं एक्सरसाइज करूंगी, मैं गर्भ संस्कार करूंगी, ऐसा नहीं है। तो जो कुछ करना है मैं प्रयास कर रही हूँ जो अवेलेबल है उससे। लेकिन हे भगवान, आप मुझे शक्ति दो, और हे बेबी तुझे ये सब, क्योंकि तेरे नसीब में है इसलिए मैं सब संस्कार कर रही हूँ। क्योंकि ये सुनने के लिए और ये सब मिलने के लिए भी बहुत भाग्य लगता है। तो हमने देखा है कि ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनके पास रेडी है, लेकिन वो बोलते कि हम नहीं कर पा रहे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कर रहे हो, इसका मतलब आपका आत्मा जो है अंदर आया वो बहुत स्पेशल है। तो ठीक है, उसके लिए उसको सरेंडर जाना कि बेटा तुम्हें बाहर निकलना है, मैं अब कुछ नहीं करती। कुछ नहीं जब हम कर नहीं सकते तो हम अपने आप रिलैक्स हो जाते हैं। जब मैं बोलती हूँ कि मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, तो अपने आप मेरी एंजाइटी लेवल बढ़ जाती है। और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सब आपको करना है, हो गया, स्ट्रेस खत्म। ठीक है, तो इस प्रकार से बेबी को सरेंडर होना है। और जो कुछ गर्भ संवाद में बताते हैं वो तो हम, और करने तो एफर्ट्स तो हम करने ही वाले हैं। तो ये एक जो सेंस है वो याद रखो गर्भ संवाद के समय, स्पेशली 9th मंथ में। नेक्स्ट, कुछ गर्भ संस्कार के वीडियोस हैं, इसके बाद डॉक्टर बताइए। संस्कार है संतोनयन संस्कार। क्या होता है, वो हमारे पास 3 संस्कार बताए गए हैं। जैसे 4 संस्कार प्रेगनेंसी के पीरियड में ही हो जाते हैं, लेकिन वो हमें पता नहीं है। हमें पता है डायरेक्ट अपना नामकरण संस्कार। हाँ, सिर्फ पॉज करके, सिर्फ नामकरण संस्कार हमें पता है, आगे के अन्नप्राशन पता है, लेकिन ये जो 4 संस्कार पहले ही हो जाते हैं, इसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। तो ये 4 संस्कार हमारे बुक में विद स्क्रिप्ट लिखे हैं। तो ये जो कपल है वो आयरलैंड में कपल है, जो वहां पे बुक पढ़ के, ना कोई वहां पे प्रिस्ट है करने वाला, कुछ दोनों अपने आप कर रहे वो। तो बुक में पूरी स्क्रिप्ट रेडी है। अगर आपकी करने की इच्छा है तो आपको बुक अवेलेबल है गोमार्ट पे, आप मंगवाओ और जहां कहाँ आप वो यज्ञ करो। ये यज्ञ से 2 इंपॉर्टेंट चीज है। माँ को बताया जाता है कि देखो, इसके बाद तुम्हारे शरीर में 2 मन है, एक जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब तुम्हारे मन में जो आया वैसे नहीं होगा। अब तुम्हारा हर एक डिसीजन आप तुम्हारे बच्चे पर डिपेंड होगा। और बच्चे को भी ये सीख रहती है कि देखो, तेरे मन में आया और तुझे मिल गया, ऐसे नहीं होगा। तो तुझे क्या करना है, योग्य समय आने पर तुझे वो चीज मिलेगी। तो ये मन का संस्कार है, दौरुद संस्कार है, जिसे हम गोद भराई कहते हैं। गोद भराई का सेलिब्रेशन वो बहुत बड़ा आजकल हो रहा है ये, लेकिन ये इम्पोर्टेंट संस्कार उसके पीछे है, वो मत भूलो। उसके लिए हम पूरा आपको गाइड करेंगे। नेक्स्ट संस्कार, तो ये 3rd संस्कार है। और ये 4th संस्कार है, जात कर्म संस्कार, जस्ट आफ्टर कमिंग बेबी। तो ये तो हम थोड़ा लेट कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हमारे गायनेकोलॉजिस्ट अलाउ नहीं करते, और ये भी बहुत प्रेशियस थी, डिलीवरी ट्विंस थे। लेकिन जितना पॉसिबल है हम उसको हमें करना चाहिए।
ये एक्चुअली प्लासेंटा कटिंग के पहले बच्चे की जिह्वा पर कुछ मंत्र के साथ ओम लिखा जाता है। तो ये जातक कर्म संस्कार अगर हम करते हैं तो इससे भी बच्चे की इम्यूनिटी पावर, उसका ब्रेन बहुत अच्छा होता है। तो ये पिता ने करना चाहिए। उसके लिए भी आपको ये जो सब मंत्र है उसके ऑडियोज आपको मिल जाएंगे। अब मैं वहां पे मेरे हॉस्पिटल में ये चल रहा था इसलिए मैं अवेलेबल थी, इसलिए मैंने किया। अदरवाइज हस्बैंड ही ये जातक संस्कार कर सकता है। आपको सिर्फ वो काम करना है, उसके लिए जो हनी रहता है, शहद, तो वो हमने भगवत गीता से सिद्ध करके रखा है, यानी 700 भगवत गीता के श्लोक बोल के वो हनी हमने पूरे सिल्वर के पॉट में तैयार किया है और वो आपको हम भेजेंगे कुरियर के द्वारा। जो ऑडियोज है वो आपको ऑडियो इसके मिल जाएंगे। तो जस्ट मोबाइल पे ऑन करो, गोल्ड की रिंग आपके पास रहेगी, उसको प्रॉपर स्टरलाइज करके वॉश करके एक डब्बी में भर के रखो कि आपको हॉस्पिटल में लेके जाना है। सुवर्ण की जो रिंग है वो हनी में डुबोकर आपको जिह्वा पे बच्चे के ओम लिखना है, और जो मंत्र है उसका सिर्फ ऑडियो लगा दो, क्योंकि वो दोनों एक साथ आपको नहीं जमेगा, इसलिए मैंने वो रिकॉर्डेड, यानी मैं भी कर रही हूँ तो मैं विथ मेरे ही रिकॉर्डेड ऑडियोज के साथ कर रही हूँ। तो ये बहुत अच्छी प्रोसेस है। जातक कर्म संस्कार ये 4th संस्कार है 16 में से। सीमंतोनयन जो हमने देखा वो 3rd संस्कार है। इसके पहले के 2 संस्कारों के बाद हम कभी बाद में करेंगे। तो ये 2 संस्कार 8वें 9वें महीने में होने ही चाहिए। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे आ गया रोल हस्बैंड का, फैमिली मेंबर्स का। रूम कौन से सिलेक्ट करना, पहले के जमाने में ऐसा होता था, इतना बड़ा घर रहता था, इतनी बड़ी फैमिली रहती थी कि एक रूम वैसे ही पड़ी रहती थी कि चलो किसी की डिलीवरी है, किसी की बेड रेस्ट है, पड़ी है वो वहां पे। तो ऐसा अभी नहीं है, अभी हमारा घर छोटा है तो रूम के लिए हमें पहले वेंटिलेशन, लाइट, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। रूम का क्लींजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपने डिसाइड किया कि रूम अटैच वॉशरूम, बाथरूम, टॉयलेट होता ही है हर रूम को, वो देखने के साथ आपको बेड की साइज ऐसी अरेंज करनी है कि पूरे रूम अगर डबल बेड से ही पैक है तो आजू बाजू में घूमने के लिए आपको जगह ही नहीं मिलेगी। तो अगर पॉसिबल है तो वो बेड को आप रिप्लेस करके, अगर सिंपल वाला सिंगल के बेड का भी साइज थोड़ा बड़ा चाहिए ताकि वो मदर और उसका बेबी वहां पे सो सके, और थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें भी आज बच्चों के आजू बाजू में लगती है वो सब रहे। तो इसलिए ऐसा जिसको मराठी में खाट या दोरी की बनाई हुई वो बेड रहती है, अगर ऐसे किसी के घर में है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके नीचे से हमें वो डिलीवर्ड मदर को स्टीम दी जा सकती है। अगर नहीं पॉसिबल तो मेटल की भी मिलती है जिसमें लाइनिंग्स होते हैं, उसके नीचे आप रखते हो हीट का, तो वो भी उसके कमर के एरिया में अपने आप उसको बाद में हम रेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन डबल बेड का क्या डेंजर होता है, उठने बैठने के लिए भी मदर को स्टीचेस होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम उठना बैठना पड़ता है, तो वो बहुत अनकंफर्टेबल होता है। तो जितना बेड आप छोटा करेंगे उतनी आजू बाजू की जगह मिलेगी, स्पेस मिलेगी। वहां पे मसाज होता है, क्योंकि डेली सुबह शाम मसाज करना चाहिए डिलीवरी के बाद 2 महीने तक। तो मसाज के लिए वो नीचे ही आप कुछ मैट डाल के नीचे कर सकते हो। बच्चा सोता नहीं, बच्चे को बहुत रात को उसकी खेलने का समय होता है, तो उसको लेके आपको घूमना पड़ता है, तो बाहर बार बार जाना नहीं पड़े, वो रूम में स्पेसिफिक वहां पे प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ वो जो रूम है वो तैयार करनी है, साफ सफाई करके वो ही रूम में उसको 2 महीने तक तो ज्यादा बाहर उसको नहीं निकालना है। तो ऐसा बेड होना चाहिए, ऐसी रूम होनी चाहिए। रूम की साफ सफाई ये 8वें महीने से आप शुरू कर सकते हो। उसका जो पेस्टिसाइड्स आते हैं आजकल, एजेंसीज है बहुत क्लीन करने वाली, उनको बुला के आप जल्दी से जल्दी 7वें से भी अगर आपने शुरू किया, क्योंकि वो पेस्टिसाइड का भी उसको इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो उस दिन प्रेग्नेंट लेडी को 2-4 दिन कहीं दूसरे घर में, माँ के घर में कहीं पर भी भेज दो, आपका घर अच्छा फ्यूमिकेशन करके पूरा क्लियर करो। ठीक है। फिर घर की साफ सफाई का है, किचन और रूम की भी। कभी कभी हमारे जो कबर्ड्स है कि बाहर से तो रूम क्लीन है लेकिन बहुत कचरा जमा के रखा है, तो वो भी चीजें 8वें महीने में ज्यादा आपको टहल पहल इधर नहीं करना है। तो घर में बैठ के आराम से आपने, अगर हमारी सॉर्टिंग वाली एक्सरसाइज देखी होगी ब्रेन डेवलपमेंट की, तो सॉर्टिंग भी एक एक्सरसाइज है, अपना एक्टिविटी है अपने ऐप में, तो जिसमें आप घर साफ करना। देखो, दिवाली के पहले लक्ष्मी अपने घर में आए इसलिए हम घर की साफ सफाई करते हैं। यहाँ पे आपके घर में लक्ष्मी और एक नया जीव आने वाला है,
कौन से रूप में आने वाला है। तो आपके घर की साफ सफाई दिवाली से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ चीजें घर में ऐसी पड़ी है कि 6 महीने से, साल से हमने उसको हाथ ही नहीं लगाया, वो आप साथ में करो। वो सब फैमिली मेंबर्स, वो हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ बैठ के अगर घर की साफ सफाई करते हैं, तो ये जो संस्कार है इसका डायरेक्ट बेबी पे आता है कि अरे मैं आ रहा हूँ, इसलिए इतनी तैयारी हो रही है इस घर में। तो बेबी को भी बहुत अच्छा लगता है। क्लीनलीनेस की, सिस्टमेटिक वस्तु चीज है वहां पे रखने की, उसकी जगह पर रखने की जो आदत है वो बेबी को यही से लगती है। तो ये भी इनडायरेक्टली गर्भ संस्कार है। आपका घर साफ होने वाला है, लेकिन उसके साथ हम गर्भ संस्कार भी बेबी के ऊपर कर ही रहे हैं। देखो, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। अगर आपको बेड रेस्ट है, आप वर्किंग है, तो भी मुझे लगता है एक ड्रॉवर तो एटलीस्ट आप क्लीन करो। बाकी के लिए मेड सर्वेंट घर में रहते हैं, किसी से करवा लो। फैमिली मेंबर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन जितना आपको बॉन्डिंग अच्छा बनाना है, उतने क्लोज रिलेटिव्स उसमें ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, तो काम और ज्यादा अच्छा होगा। वैसे ही किचन की तैयारी, किचन में भी सब साफ सुथरा, क्योंकि उसको 2 महीने तक तो कंपलसरी वहां का बनाया हुआ ही खाना है। तो रॉ मटेरियल अच्छा होना चाहिए, वो क्लीन करके रखना चाहिए। जितना दिवाली के समय हम जैसे सब बर्तन निकालते हैं, डब्बे निकालते हैं, धो के पोंछ के रखते हैं, उसमें सब रॉ मटेरियल अच्छे ला के रखना है। उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि कोई घर में ऐसा रहता है, वो चीजें डिलीवरी के पहले नहीं लाना, ठीक है, नहीं लाना, नहीं लाओ घर में, लेकिन एटलीस्ट लिस्ट बना के रखो। जब प्रेग्नेंट लेडी आराम से बैठी है, तो आपके फोन पे फटाफट लिस्ट बना के रखो कि मुझे घर से क्या, बाहर से, मार्केट से क्या मंगवाना है। आप प्रेग्नेंट लेडी को इतना कुछ समझेगा नहीं, इसके लिए फिर से यहाँ पे माँ की और सास की हेल्प लगेगी, नानी दादी जो आपके घर में है उनकी हेल्प लगेगी। घर में क्या क्या चीज लगती है, पान, शोप, अजवायन, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं नहीं बताऊंगी, आपको ऑलरेडी पता है वो सब, और ये सब पोस्ट डिलीवरी में आने वाला है। तो ये सब चीजें लिस्ट एटलीस्ट बना के रखो, क्योंकि डिलीवरी के बाद घर में बहुत सारा एक्साइटमेंट, बहुत गड़बड़ी मचती है, तब दिमाग भी नहीं चलता। तो प्रेगनेंसी के पीरियड में ये लिस्ट एटलीस्ट आप कोई भी थर्ड पर्सन को बेच दो, मार्केट में लाके देगा वो, लेकिन क्या लाना ये आपको ही पता है। ये शांति से विचार करके घर के लोगों ने ही तैयार करना है। इसके लिए सभी लेक्चर्स डिटेल में गोप्रेक पर अवेलेबल है। अगर आप गोप्रेक यूज कर रहे हो लेकिन लेक्चर ही नहीं सुन रहे हो, तो पहले ये सब सुन लो। नेक्स्ट, एक्टिविटीज। एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज, 40 एक्टिविटीज ऑलरेडी हमने ऐप में दे के रखी है। अभी जैसे मैंने बोला, बच्चा बाहर आने वाला है, 8वें महीने में थोड़ी शांति रखनी है, घर से बाहर नहीं निकलना है, ट्रैवलिंग नहीं करना है। जो घर के घर में आप काम कर सकते हो, तब पेंटिंग, ड्राइंग, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी जो ऐप में है आप कर सकते हो। अभी मैं सिर्फ 9th मंथ की एक्टिविटीज बताऊंगी आपको। 9th मंथ में ऐसा बताया गया है कि फर्स्ट डे भी अगर आपकी डिलीवरी होती है तो भी कुछ रिस्क नहीं, बेबी कंप्लीट रेडी है। बेबी तो 7वें महीने में ही कंप्लीट रेडी है, लेकिन 8वां महीना थोड़ा रिस्की होता है, तो 8वें महीने वो बाहर नहीं आना चाहिए, वो उधर ही रहना चाहिए। लेकिन 9वें महीने का फर्स्ट डे भी है, तो टेंशन नहीं, प्रॉपर वो रेडी है। इसकी पूरी किट, ये जो है देखो, पेंटॉल ऑयल जो है वो पेन किलर जैसा काम करता है। इससे मसाज बिल्कुल नहीं करना है, जस्ट अप्लाई करना है, क्योंकि अभी हम इंटरनल मेडिसिन कुछ नहीं ले पाएंगे। ये पूरे प्रेगनेंसी में ये कोई भी यूज कर सकता है। तो जहां पे आपको लग रहा है कि पेन है, जस्ट अप्लीकेशन ऑफ ऑयल। देन बला तेल जो है, जो वात बढ़ता है डिलीवरी के बाद, ये बहुत अच्छा तेल है, तो आप 9th मंथ से ही इसको लगाना, जस्ट एप्लीकेशन करना शुरू करो। दशमूल की कैप्सूल जो मैंने बोला, ओपन करनी है, पानी में डालनी है, 9 मंथ से उससे ही आपको स्नान करना है, तो वो भी आपको मिलेगी। शतावरी कैप्सूल है, शतावरी कल्प है, दोनों भी अवेलेबल है। जो डायबिटिक है उनके लिए लैक्टा कैप्सूल मिलेगी आपको। और अदरवाइज ये जो शतावरी कल्प है, इसकी भी एक और इम्पोर्टेंट चीज है, हम ये 7वें महीने से शुरू कर देते हैं सब पेशेंट को। 7, 8, 9 ये 3 महीने में जो है ना, शतावरी कल्प दूध के साथ लेना है। लेकिन जैसे डिलीवरी के लिए वो स्त्री जाती है हॉस्पिटल में, उसको जाते समय भी एक गिलास दूध में दूध, घी और 2-3 चम्मच शतावरी कल्प डाल के उसको भेजो। डिलीवरी के बाद भी आप उसको चाय कॉफी जो देते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट शतावरी कल्प अपना चॉकलेट फ्लेवर में भी है, वो शतावरी कल्प का दूध और उसमें फिर से 2 चम्मच घी डाल के देखो, तो उससे क्या होता है, फिर से अनुलोमन होगा और दूध का एक बार फ्लो शुरू हो गया, फिर टेंशन नहीं। अदरवाइज दूध चालू होने के लिए जो 2-3 दिन जाते हैं ना बीच में,
वो बहुत डेंजरस होते हैं, वो नहीं जाने चाहिए, एक्चुअली नहीं जाने चाहिए। लेकिन अब क्या सिचुएशन वैसी रहती है, तो हम हमारे साइड से एफर्ट्स लेंगे कि उसको इतना शतावरी कल्प खिलाएंगे डिलीवरी के बाद, वेलची वाला और चॉकलेट वाला आप दोनों आपके घर में मंगवा के रखो। क्योंकि अगर आप खीर बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं, तो वैसे भी हम शुगर डालते हैं और इलायची डालते हैं, तो उसकी जगह हम अगर शतावरी कल्प इलायची वाला डाल देंगे तो विथ स्वीट्स, एवरी स्वीट्स उसको शतावरी कल्प पेट में जाएगा। ये रहता है सिर्फ पहले 10 दिनों के लिए, उसके बाद फिर से वो 2 चम्मच दिन में लेगी तो भी सफिशिएंट है। जातक कर्म के बारे में मैंने अभी बताया, तो वो हनी भी आपको मिलेगा। ये हनी भी हमारा बहुत स्पेशल होता है। एकादशी के दिन एक जो निर्जला एकादशी करने वाले हमारे एक पहचान के बहुत अच्छे रिस्पेक्टेड एक व्यक्ति है, उनके हाथों से उनका जो मिडल फिंगर है उससे हम उसको सिद्ध करते हैं सिल्वर पॉट में अच्छा हनी रख के, तो ये भी स्पेशल है, आपको मिलेगा। इससे सिद्ध किया है। इसके ऊपर आपके जिन पर श्रद्धा है, जैसे आप शिव जी के भक्त हो, देवी माता के भक्त हो, तो आप आपका जो स्तोत्र उसी में डीप करके आप कंटिन्यू करो। भगवत गीता से सिद्ध करके हम देंगे, नरसिंह कवच बोलना है तो आप करो। ये एक्चुअली एक्टिविटी है, आपने ही करनी है, लेकिन सब नहीं कर पाते, इसलिए हम ये रेडी रखते हैं हमारे साइड से। पोलिजिल और एयू केयर, ये दोनों इतनी परफेक्ट कैप्सूल है। दोनों पेशेंट जो मैंने दिल्ली की और बैंगलोर की बताई आपको, दोनों ने 2-2 कैप्सूल 3 बार ऐसे लिए। पोलिजिल का रोल है, जो पेन होता है वो गैस्ट्रिक गैस वाला पेन है कि लेबर पेन है, उसमें डिस्टिंग्विश करने का काम है। ठीक है, तो अगर पेट में दर्द होता है ना कोई भी प्रेगनेंसी में, तो पहले आप क्या काम करो, किसी को बताने के पहले कोलिजिल खा लो। कोलिजिल खाने से अगर पेन कम हो गया तो टेंशन नहीं, वो पेन गैस वाला था, छोड़ दो। तो गैस में, बैक में, सॉरी पेट में, बैक साइड में, लंबर रीजन में कहीं पर भी अगर पेन हो रहा है तो वो पेन पहले कोलिजिल खाकर कम कर लो, तो वो गैस का ही होता है 99%। उससे नहीं हो गया तो वो यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, तो आप नहीं, फिर उसके बाद आप आपके डॉक्टर को कांटेक्ट करो। एयू क्योर में सुवर्ण सूचेकर है, जो आप में से पुराने लोग हैं उनको पता होगा, सुवर्ण सूचेकर जो गोल्ड का बनाया हुआ एक मेडिसिन है, वो बहुत स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के टाइम थोड़ा सा उसको स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो डिलीवरी हॉस्पिटल में जाते समय दोनों की 2-2 कैप्सूल खाओ, वहां पे भी बीच में कैप्सूल खाना हो तो कैप्सूल खा सकते हैं, अदरवाइज कैप्सूल ओपन करके वो जो पाउडर है वो घी और शुगर में मिक्स करके उसको चटाएंगे, जैसे बेबी को चटाते ना, वैसे अगर वो क्योंकि वो खाने के मूड में नहीं रहती वो, तो ये रोल रहेगा हस्बैंड का और फैमिली मेंबर्स का, उसकी कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती, तो आप उसको कैप्सूल देने से अच्छा घी और शुगर में वो मिक्स करके ऐसे थोड़ा थोड़ा चटाएंगे ना, तो उसको स्ट्रेंथ अच्छी मिलेगी। तो ये भी दोनों कैप्सूल बहुत इंपॉर्टेंट है। मासानुमास 9 का पर्पज ही है कि बच्चे को बाहर निकालना, तो ये जो मासानुमास सब ले रहे हैं आप 1st to 9 मंथ लेते हैं, तो उसका भी मासानुमास 1st to 9 जिन्होंने लिया है उनके ऐसे हिस्ट्री है कि पहले 2 सी सेक्शन होने के बाद 3rd नॉर्मल हुआ है। ठीक है, तो मासानुमास 9 के 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 9 में स्पेशली ये मेडिसिन दिए ही हुए। सिंठीगृत जो है, जो मैंने बोला खिचड़ी पर डालो, कुछ पतली पेस्ट बना रहे हो, हलवा बना रहे हो, उसमें आप सुंठी घृत डालो। आपके घर का प्लेन घी डालने से अच्छा, उसमें क्या है, सुंठी की वजह से जो बाद में होने वाला सर्दी खांसी, कभी कभी गला पकड़ता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद हमें ये सर्दी खांसी बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि वो फिर बेबी पर अफेक्ट करता है ना, इसलिए सुंठी घृत बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भूख भी अच्छी बढ़ती है। हम ना क्वेश्चंस लेने वाले हैं, बहुत टाइम रखा है, जस्ट अभी ये खत्म होगा उसके बाद जस्ट देखो लास्ट ही स्लाइड है, तो अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो ऐप में ऑलरेडी आप यूज कर रहे हो, लेकिन वो कंप्लीट यूज करो तो आपको पूरे 100% बेनिफिट मिलेंगे। आपका होते होते बराबर ये भी आने वाला है अपना पोस्ट डिलीवरी ऐप, प्री प्रेगनेंसी से ऐप चालू है। जो भी आपके पहचान के हैं उनको जरूर बताओ, मैं ये चीज हर टाइम बताती हूँ, क्योंकि गर्भ संस्कार सिर्फ आपका बच्चा होने से नहीं होने वाला, उसके फ्रेंड्स भी जब होंगे, जब आप सोनोग्राफी के लिए गायनेक के पास जाते हो तो 2-3 आपके फ्रेंड्स हॉस्पिटल में तैयार हो जाते हैं, उनको भी बताओ ये ऐप के बारे में। तो क्या होगा, उनको जब ये नॉलेज होगा तो उनका भी बच्चा सेम आपके द्वारा, जैसे आप
अपने बच्चे को, स्पेशल बच्चे को आप तैयार कर रहे हो, वैसे उनका भी बच्चा आएगा। और हमें पूरे समाज को गर्भ संस्कार फैलाना है, तो उसके फ्रेंड्स अच्छे आएंगे तो आपका पेरेंटिंग इजी हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग तो कर रहे हैं हमारे साइड से एफर्ट्स, लेकिन आपकी भी हेल्प हमें बहुत, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी शुरू करते हैं अपूर्वा, क्वेश्चंस। जी डॉक्टर वैदेही, हमारा सेशन ओपन है आपके सवालों के लिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है जो आप पर्सनली डॉक्टर वैदेही से पूछना चाहते हैं, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हम एक एक करके आपके सवालों को एड्रेस करेंगे। ये एक इंटरैक्टिव सेशन है, तो बिना किसी हेजिटेशन के अपने डाउट्स क्लियर करिए। कल्याणी जी, आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, मुझे पूछना है, अभी मेरे फ्रेंड का अभी अभी डिलीवरी हुआ था, तो उसका कैसे हुआ था, लेबर पेन शुरू होने से पहले ही उसका वाइट डिस्चार्ज होने लगा था। तो डॉक्टर ने उसको बता दिया कि सीजर करना है। तो ऐसी कंडीशन अवॉइड करने के लिए क्या करना है, और अगर ऐसी कंडीशन आती भी है हम कुछ प्रयास करके भी, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या कोशिश करनी चाहिए? देखो मेरे जैसे, सवाल और हैं। हाँ, यही सवाल है ना। नहीं, मेरे और तीन सवाल और है, मैं एक पहले एक इसको पूछती हूँ। कर लेते, ठीक है। हाँ हाँ जी। हाँ, तो जब ऐसा सिचुएशन वाटर लीक होता है, देखो वाटर लीक होने के बाद इमरजेंसी सिचुएशन ही है डॉक्टर के लिए, तो उनको बेबी को बाहर निकालना ही है। तो वो टाइम पे आप एक कर सकते हैं कि एक गर्भ संवाद आप करो। उसके बाद उसके साथ आप कर सकते हो, पानी ज्यादा से ज्यादा पियो, क्योंकि वो पानी ना तैयार भी होता है, जैसे वो लीक होता है पूरा का पूरा नहीं निकलता, कभी भी थोड़ा रहता है। आप लिक्विड डाइट लेके इसको इम्प्रूव करो, और कैस्टर ऑयल ले लो, और जितना घी पी सकते हैं ना, शुंठी गुरुत डाल के पतली खिचड़ी, हलवा, तो अपने आप वो पंचामृत, सूप, जूसेस, ये लिक्विड डाइट से और विथ घी सब रहेगा, तो उससे वो एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ने में भी हेल्प होगा। और कैस्टर ऑयल से एक बार पेन शुरू हो गया अगर, तो वो नॉर्मली भी बाहर आएगा, तो और उससे तो पेन और बढ़ता है। लेबर पेन जो हमें अभी इंड्यूस करना पड़ता है इंजेक्शन लेके ना, तो उल्टा अगर ब्रेक हो जाती है तो बॉडी उसको बाहर फेंकती है। तो उल्टा ये बहुत सिचुएशन है, लेकिन फिर से है, डेंजरस है। लास्ट सिचुएशन में हम ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, पूरा सरेंडर डॉक्टर को करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ही। दूसरा प्रश्न है कि अभी मेरा फर्स्ट टाइम है, तो लेबर पेन क्या होता है ये मुझे पता नहीं। तो ये मेरी समझ है कि जैसे हमारा पीरियड्स का पेन होता है उससे थोड़ा ज्यादा होगा, बट जहाँ पे मेरा पीरियड्स का पेन होता है वहीं पे होता है क्या ये पेन? हाँ, थोड़ा वो कमर के साइड से पीछे से आगे आएगा, ठीक है, और पीरियड के जैसा ही रहेगा। अब ना पेन कैसा होता है ये एज्यूम मत करो, क्योंकि आप उससे और दुखी हो जाएंगे। पेन डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने इजी बोला है आपको, कोलिजिल की कैप्सूल लो। कोलिजिल से पेन चला गया, इसका मतलब वो पेन गैस का ही था, नो टेंशन। लेकिन वो पेन इंटरमिटेंट आ रहा है, देखो अभी 7 बजे पेन है, उसके बाद 10 बजे आया, बीच में कुछ नहीं है, तो वो लेबर पेन है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि कोलिजिल से कम नहीं हो रहा है और कंटिन्यू पेन है। अगर हमारा पेट दुखता है गैस की वजह से तो कंटिन्यू दुखेगा, दुखता ही रहेगा। लेकिन लेबर पेन कभी भी कंटिन्यू नहीं रहता। उसकी गैप 7 के बाद 10 को आएगा, 10 के बाद फिर 2 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद फिर 1, फिर 15 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर जब डिलीवरी के टाइम आ गया तो बीच में आपको स्पेस मिलती है, फिर से एकदम से कॉन्ट्रैक्शन आ जाते हैं और पेट आपका कड़क हो जाता है। तो इससे आपको समझेगा, और ये आपके घर के लोग भी आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। और यही याद रखो, इंटरमिटेंट पेन है और कोलिजिल से कम नहीं हो रहा है। ये 2 चीजें आप याद रखो। पेन कैसे होने वाला है उसको बिल्कुल इमेजिन भी मत करो, वो आपका एंडोर्फिन कम करेगा, ठीक है, वो छोड़ दो। डॉक्टर कुछ चीजें ना डॉक्टर के लिए छोड़ देना है। जी। और मेरा लास्ट सवाल है अभी कि अभी मेरा 6th मंथ शुरू है, और ऐसा हो रहा है कि मैं सब कुछ खा रही हूँ, मतलब बीट खा रही हूँ, गाजर खा रही हूँ, सूप पी रही हूँ, फिर भी डेट्स भी खा रही हूँ, वो मिलजुल के मेडिसिन भी ले रही हूँ आपके जो है वो, पर हीमोग्लोबिन है ना वो कमी है मेरा अभी फिलहाल। ये टाइम को मैंने आज ही चेक किया तो 8 है। तो ये मतलब मैं क्या करूं कि वो बढ़ जाए? मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ बढ़ने के लिए, पेट भी खा रही ये हूँ। ना नॉर्मल रहता है, क्योंकि बेबी
आगे के 1 साल का हीमोग्लोबिन अपने बॉडी में स्टोर करता है, तो आपका डायल्यूट होने ही वाला है। जितना आपका है ना, जो आप सबके लिए ये है कि जितना आपका हीमोग्लोबिन आज है उससे वो 2 से कम होने वाला है। अगर आपका 10 होगा तो आपके 8 हो गया है, तो आपको उसको मेंटेन है तो भी आप खुश हो जाओ। और उसके साथ अभी एलोपैथी का भी चालू रखो। आयुर्वेद के लिए भी हम कुछ मेडिसिन देते ही है, इसके लिए कैल्फर है, रक्तवर्धक है, हम ये सब मेडिसिन भेजते हैं। उसके साथ मैं कभी भी नहीं बोलती कि सिर्फ मेरा लो, आयरन कैल्शियम में बाहर से भी बोलती हूँ, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट वो आपको अगर देते हैं ना तो उसका अच्छा इफेक्ट होता है, यानी वो लगता ही है, वो कंपलसरी है। उसके साथ विटामिन सी कंपलसरी होना चाहिए। विटामिन सी एलोपैथी का ओरोफर जैसा जो हीमोग्लोबिन है वो, आयुर्वेदिक भी हीमोग्लोबिन के 2-3 है, कैल्फर अपने गोमार्ट पर अवेलेबल है वो, खजूर, अंजीर, अमसूल, कोकम जो होता है, काली मुनक्का, पोमोग्रेनेट, इसका जूस बनाकर भी आपको लेना है। धनिया जीरा पाउडर खाना है। हीमोग्लोबिन के लिए जो कुछ करना है सब कुछ आपको करना है, क्योंकि जो भी है वो कम ही होने वाला है, वो कभी बढ़ने नहीं वाला। और कुछ है तो एक डीवर्मिंग की ट्रीटमेंट ले लो, कभी कभी वर्म्स के कारण भी हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता। फिर वो मैं ले लेती हूँ। जस्ट आपके मतलब जानकारी के लिए मुझे आपके साथ शेयर करना था कि ये सेशन मैंने मेरी सासू माँ के साथ और मैं मेरे हस्बैंड के साथ कर रही हूँ, और ये सीरियसली बहुत हेल्पफुल सेशन है। धन्यवाद, आप ये सेशन कर रही है तो हमें बहुत यही धन्यवाद। एक्सपेक्टेशन था कि सब लोगों ने ऐसे करना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि आप वो सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर पाओगे आपके लिए यही हेल्पफुल रहेगा ना सब बाकी लोग, तो उनको ज्यादा जानकारी रहना चाहिए। वेरी गुड। आप वैसे भी कल्याणी बहुत शुरुआत से गोप्रेक की फॉलोअर है, सब सिंसियरली करती भी हाँ, है, आपका एक्टिविटीज वगैरह भी चल रहे हैं अच्छे से करना। देखो, जो गर्भ संस्कार बताना तो हमारा काम है, लेकिन जो करेंगे ना उनको ही रिजल्ट मिलेगा। तो आप आपके कहने को 100% फॉलो करो। ये हमारा पूरा पैरेलल चलने वाली चीज है। आयुर्वेदिक मेडिसिन भी आपको पैरेलल आप सेफली ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जी, बेस्ट लक। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू कल्याण जी। नेक्स्ट गौरी गायकवाड़ जी। गौरी जी, आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हरे मेरी ना ड्यू डेट 4 तारीख है, 4 अप्रैल ड्यू डेट है मेरी, और डॉक्टर ने बताया कि तब तक लेबर पे नहीं इंड्यूस हुए तो कॉन्ट्रैक्शन का इंजेक्शन देके हम डिलीवरी करेंगे। तो अब नेचुरली लेबर पे इंड्यूस हुए, इसलिए मैं क्या कर सकती हूँ तब अभी तक? जो अभी मैंने आज बताया 29 है। सब करना है आपको वजानल हाँ, स्वैप। आप पूना में है ना शायद? हाँ, हाँ, वो वजन स्वैप भी मैंने किया, वो है मेरे हाँ, पास, आप मैंने बस्ती 2 बस्ती दिन ले किया। लो, एक हाथ दूसरा, वॉकिंग करो, पंचामृत लो, लिक्विड डाइट, जो अभी तक मैंने बताया आपके लिए तो एकदम गोल्डन चांस है। ठीक है, हाँ, हाँ, नेक्स्ट सेशन में हाँ, आपका वीडियो आना चाहिए कि मेरी कैसे नॉर्मल डिलीवरी हुई। ठीक है, जो मैंने बताया हाँ। ईच एंड एवरी वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब आज से ही फॉलो करो। और वो कैस्टर ऑयल मतलब मैंने एक चमचा लिया है मैंने। तो अभी बढ़ाओ, 1 चम्मच से नहीं, अभी तो आपको आप अभी 4-4, 5-5 चम्मच लेना शुरू कर दो, क्योंकि अभी आए ना ओके। 5-6 दिन तो बचे हैं अपने पास। हाँ, 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 तो 4-5 चम्मच रात को ले लूं मैं भी। हम्म। ठीक है। नेक्स्ट वृंदा जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, मैं श्वेता बोल रही हूँ बेलगाम से। हाँ, माता जी, मुझे पूछना था, जैसे आपने बोला ना कि 15 डेज हमको मिल्क एंड घी लेना है, और नेक्स्ट 15 डेज 9th मंथ के शुरू होते ही हमको घी एंड कैस्टर और घी प्लस मिल्क एंड कैस्टर ऑयल स्टार्ट करना है। तो ये मिल्क एंड कैस्टर ऑयल जो आप बोल रहे हैं, आपने बताया 50 ml, तो ये क्या हमको लास्ट 15 डेज रोज लेना है? नहीं, फर्स्ट 15 डेज आधा कप दूध, 2 चम्मच घी। नेक्स्ट 15 डेज आधा कप दूध, 2 चम्मच कैस्टर ऑयल। और अभी जिसकी गौरी की सिचुएशन हमने सुनी ना कि उसकी 5 को डिलीवरी है, डेट दिया है और आज की 30 तारीख है, तो वो क्या करेगी, वो 50 ml या 40 ml ले सकती है, लेकिन और 2-3 दिन 5-5 ml, मैंने उसको 5 स्पून लेने को कहा है। जस्ट 1 डे बिफोर इतना बड़ा कैस्टर ऑयल पीना है, कि डॉक्टर बोल रहे कि कल एडमिट हो जाओ, कल सी सेक्शन करना है, ये सिचुएशन आ गई तो 50 ml कैस्टर ऑयल लेना है। 15 दिन पहले से नहीं, कैस्टर ऑयल तुरंत पेन चालू कर देगा, ग्रोथ कम हो जाएगी बेबी की। अंडरस्टैंड? यस माता जी। शिवानी जी, अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं। Okay, yeah. मैं ऑडिबल हूँ, राइट?
यस। हाँ जी। हाँ, तो आपने जो वजाइनल स्वैब के बारे में बताया वो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, कि मतलब किस में डिप करना है? आपने कुछ तो बताया था। हाँ, देखो कॉटन स्टेरलाइज मार्केट में मिलता है, बैंडेड का कपड़ा हाँ, मिलता है जो नेट वाला रहता है ना, उसको वो रैप करना, उसके पीछे इतना बड़ा हाँ, टेल रखना। इसका ना आपको मैं एक वीडियो ऑडियो करके कुछ भेज दूंगी, क्योंकि क्या होता ओके। है वो जो बॉल तैयार हो वो बॉल, उसके पीछे टेल, हाँ ऐसा वो हम्म, स्वैब रहेगा। ये जो बॉल है ओके। ये हम शतावरी तेल में डिप करेंगे और वो अंदर डाल देंगे वजाना में। तो क्या होगा जब आपको निकालना है तो ऐसा टेंशन नहीं रहेगा कि अरे अंदर रह गया क्या, वो टेंशन नहीं रहेगा। हम्म, तेल है, तेल के तेल को खींचो, स्वैब बाहर निकल जाएगा। ओके। नेक्स्ट जागृति जी। जागृति जी आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैम मुझे ये पूछना था कि मेरा वेट ही नहीं बढ़ रहा है, अभी मुझे 8वां महीना लगा है। देखो पेट ना, अब अगर स्कैनिंग में आपको वेट अच्छा दिख रहा है बेबी का और आपका डॉक्टर सेटिस्फाइड है गायनेकोलॉजिस्ट, तो टेंशन मत लो, क्योंकि आपका वेट ही शुरुआत से अगर कम है तो सबका ही पेट इतना बड़ा दिखना ही चाहिए। क्योंकि कभी कभी लोग डरा देते हैं कि अरे कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो डरने की कुछ हाँ जरूरत सब नहीं वही है। हाँ सब डरा देते हैं ना, हाँ तो सब डॉक्टर के डरा यानी देते हैं। स्कैनिंग में सब अगर अच्छा वेट आ रहा है, क्योंकि हर एक का खुद का टेंडेंसी रहता है। अगर आपका ही वेट बेसिक कम है तो आपका बच्चा एकदम हाँ 3.5-4 किलो का नहीं निकलने वाला तो आप भी 2-2.5 नहीं की तैयारी में रहो। और कभी कभी हाँ हाँ निकलता भी है, हाँ ऐसा में नहीं निकलेगा ऐसा भी नहीं है, मैं बोलूंगी। लिटरली एक 20 साल की लेडी हमारे पास थी, उसके बच्चे का 3.25 kg वेट आ गया था। क्योंकि जितनी प्रेगनेंसी अच्छे एज में होती है ना वो इतना हो जाता है। तो ऐसा रूल भी नहीं कि कम ही होगा, लेकिन आप टेंशन मत लो, अगर सब अच्छा चल रहा है तो चलने दो। और खाना है तो अच्छी चीजें आप खा सकते हैं, अभी आम आ रहे हैं, आम खाओ। अपने आप में बहुत सारी खाने की अच्छी अच्छी चीजें दी है, वो आप खा सकते हो। रोज एक रेसिपी आ रही है, उसको यूज करो। गाय का घी, पंचामृत, पंचखाद्य, नारियल, गुड़, ये सब चीजें खाओ, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू मैम। चलो। थैंक यू जागृति। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज करिए। मीनवाइल डॉक्टर वेदी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, घर से हॉस्पिटल जाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? घर से हॉस्पिटल जाते समय खाने की चीजें मैंने बताई कि उसको क्या खिलाकर भेजना है। हाँ, फिर है ब्लेसिंग्स लेना है उसको, घर के सब लोगों के, भगवान के ब्लेसिंग्स लेना है। बैग क्या भरना है वो बाकी के लोग देंगे, वो बैग क्या काम, इसका काम नहीं है। उसको एक स्पेसिफिक एक व्हील पावर, स्ट्रॉन्ग व्हील पावर से जाना है कि मैं इतने दिन तक मैंने जो काम किया है उसको संभालने का, उसको बड़े सेफली एंड सिक्योरली, खुशी से मैं उसको बाहर निकालने वाली हूँ। और उसके लिए मेरे जो एफर्ट्स देने हैं मैं सब करूंगी, ये उसका डिटर्मिनेशन चाहिए साथ में। और हस्बैंड का एक इम्पोर्टेंट चीज है कि उसने उसको एक आश्वासन देना है कि तेरे साथ मैं 100% मैं तेरे साथ हूँ, कुछ भी हुआ तो मैं तेरे साथ में हूँ। ये जो एक सेंटेंस है ना, ये लिख के रखो सब लोग। हस्बैंड जिनके पास नहीं है उन्होंने भी लिख के रखना है। और ये स्टेटमेंट करके नहीं है, मैंने बताया इसलिए नहीं, इसमें इमोशंस चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इमोशंस रहेंगे कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ में हूँ। ये हस्बैंड का पहला और घर के लोगों का दूसरा। ये जब आश्वासन उसके पास रहता है ना तो वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। ठीक है, तो इतनी तैयारी उसकी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस आ जाता है। और मैंने बोला जो उसको ही करना है, वॉकिंग करते रहो तब तक। वो तो मैंने बहुत सारी चीजें कवर कर ही दी कि वॉकिंग करते रहना है, लिक्विड पीते रहना है, वो 2 जी कैप्सूल जो मैंने बताई वो कैप्सूल खाते रहना है, वो सब करना है। लेकिन मन से वो ऐसी रेडी होनी चाहिए। राइट। और एक क्वेश्चन, जैसे हॉस्पिटल जाने का राइट टाइम क्या है, कब पहुंचना चाहिए हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में एक है, पेन स्टार्ट हुआ तो जाना है, ठीक है। पेन को पहले डिस्टिंग्विश कर लो कोलिजिल कैप्सूल से। डिस्चार्ज हो गया तो जाना है। कभी कुछ नहीं समझ रहा है तो भी जाना है, रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल, ठीक है। 9th मंथ में तो उनको रेगुलरली वीक में ही बुलाते, हर वीकली बुलाते हैं, तभी भी जाना है। कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन आए ना तो कंपलसरी जाना ही है। जी और
लेबर पेन इंटरमिटेंट है तो वो यानी वो कंफर्म लेबर पेन ही है। अगर वो पेन कंटिन्यू नहीं आ रहा है इसका मतलब वो ये है। तो घर में जितना आप वॉकिंग करते रहोगे, स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठना उठना ऐसा करोगे, वो सब करने के बाद लेकिन इन्फॉर्म डॉक्टर को करके रखना है, वहां पे गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जितने ज्यादा हॉस्पिटल में पहले जाके पहुंचोगे बोर हो जाएगा, डॉक्टर भी फिर पीछे पड़ेंगे सी सेक्शन के लिए, चलो अब हो जाओ कर लो करके, है ना। तो हॉस्पिटल में इन्फॉर्म करके रखना है कि मुझे ऐसे ऐसे लग रहा है, मैं आ रही हूँ, तो वो लोग रेडी रहेंगे। उनका सी सेक्शन का भी रेडी होना चाहिए, वो नॉर्मल, वो दोनों के लिए रेडी रहेंगे जैसे आपका फोन जाता है। लेकिन घर में पूरी तैयारी, लिक्विड पियो, मसाज करो, दशमूल से स्नान करो, वॉकिंग करो, स्वेटिंग पोजीशन करो, वो सब घर में, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहो, वॉकिंग के साथ आराम से हॉस्पिटल में जाओ। उसके साथ गर्भ संवाद, डीप ब्रीदिंग और मुद्रा होती है, एक मुद्रा, ये जो एक प्राण मुद्रा होती है, सॉरी ये हो गया, ये जो प्राण मुद्रा है ये प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए। तो ये सिचुएशन में अगर लेबर पेन के टाइम वो रहेगी तो अपने आप उसको अंदर से वो शक्ति मिल जाएगी। और ये करते समय फोकस मन में रहेगा उसका, बेबी एक्चुअली तब फोकस इधर उधर हलता ही नहीं, सिर्फ बेबी वही फोकस होता है, लेकिन मन में उसको बाहर कैसे निकालना है। और ये मुद्रा करके रखो, डीप ब्रीदिंग करो, म्यूजिक सुनो, ठीक है। राइट। अगर किसी को प्लानिंग फेज के भी क्वेश्चन है वो भी हैंड रेज कर सकते हैं, आप डॉक्टर वैदेही से बात कर सकते हैं। एक जो थोड़ा सा आप ऐसा बोल सकते हैं इमोशनल क्वेश्चन है और ये सबके माइंड में आता ही है, डिलीवरी के बाद हस्बैंड अपनी वाइफ को इमोशनल और मेंटल सपोर्ट कैसे दे सकते हैं डिलीवरी के बाद? तो उसको बार बार जो छोटी छोटी काम में हेल्प लगती है तो वो उठ बैठ नहीं सकती फटाफट, तो उसने जो भी कुछ मांगती है ना वो, तो कभी कभी उसको भी संकोच लगता है कि कितनी बार मैं मांगू ना। तो घर के बड़े लोगों को, अपनी माँ को, अपनी सास को वो बार बार नहीं बोल सकती, लेकिन हस्बैंड को बोल सकती है। तो हस्बैंड उसके पास, और अभी अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उनको अच्छी लीव भी मिलती है, तो उसने ज्यादा से ज्यादा विदाउट फोन और लैपटॉप दूर रख के 100% अटेंशन देना है अपने वाइफ को। तो सिर्फ हाथ में मोबाइल और लैपटॉप भी नहीं है ना, तो अपने आप वो कॉन्फिडेंट बन जाएगी, हस्बैंड की पूरी हेल्प उसको मिल जाएगी। हाँ, वो कुछ बोल रही है, इसका ध्यान पूरा मोबाइल में है, तो वो हेल्प का और फिर फिजिकल प्रेजेंस का कुछ यूज नहीं, ठीक है। हर्षा जी आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हेलो। हाँ जी माता जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे अभी हम लोग मैम माता इन्होंने बोला कि अब प्लान कर रहे हैं या कंसेप्शन की तैयारी कर रहे हैं, वो भी पूछ सकते हैं। तो मुझे ये पूछना है कि हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट आइडियली कब करना चाहिए? अगर हमारा यहीं से चल रहा है मेडिसिन वगैरह, तो क्या हम उनको लेटर स्टेजेस में भी कंसल्ट कर सकते हैं एलोपैथी वालों को, अभी यहीं से चलता रहे अगर, तो या वो जरूरी होता है कि फर्स्ट मंथ से उनको भी इन्फॉर्म करके रखना है? प्रेगनेंसी में ना, प्रेगनेंसी एक बार पॉजिटिव आए तब ना। हाँ जी। हाँ, तुरंत करना है, तुरंत करना है। देखो मैं आपसे बहुत दूर हूँ, आप दिल्ली में हो, है ना, कुछ भी इमरजेंसी आई हाँ तो जी। आपको आपका डॉक्टर ही काम में आने वाला है। तो इसलिए प्रेगनेंसी पॉजिटिव आए मुझे फोन पर इन्फॉर्म करो और वहां जाकर आप दिखा दो, क्योंकि आजकल ईच एंड एवरी प्रेगनेंसी प्रेशियस प्रेगनेंसी होती है। तो फॉलिक एसिड जो भी कुछ वो स्टार्ट करेंगे, आयरन कैल्शियम प्रोटीन विटामिन आप कंप्लीटली उनका ही लो। अपना जो मेडिसिन प्रेगनेंसी का शुरू हो जाएगा वो हम सेकंड मंथ से, यानी एक बार आपका स्कैन का रिपोर्ट आता है ना उसके बाद हम शुरू करेंगे। माता जी फिर वो जैसे थोड़े थोड़े टाइम बाद वो बोलते हैं ना कि अब आप ये स्कैन कराओ, मतलब वो रेज आती हैं अल्ट्रासाउंड या फिर कुछ जो नहीं भी होता, कुछ उनके। नहीं होता, करो करो करो, कुछ नहीं होता। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। हाँ, आजकल ना थैंक यू। बेसिक हो गई उतनी सोनोग्राफी, हाँ, तो उसके लिए आप टेंशन मत लो। एक्सरे नहीं करते, सोनोग्राफी सेफ है। ओके, ठीक है माता हाँ जी, थैंक यू। हाँ। थैंक यू हर्षा जी, थैंक यू। थैंक यू हरे कृष्णा। और क्वेश्चंस? डॉक्टर वैदेही रैप करें? नहीं है ना, बीच का नहीं। के बाद हैंड रेज करना है, 20 मिनट
ऑलरेडी शिवानी जी और हर्षा जी से बात हो चुकी है। अभी कंटिन्यू करना है हमें? आई गेस अभी किसी ने हैंड रेज करा नहीं है, 1 मिनट और रुक जाते हैं। हैंड रेज अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज विल क्लोज। मीनवाइल मैं आप लोगों को गोप्रेग ऐप के बारे में बताती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, गोप्रेग ऐप आपकी प्लानिंग से लेकर प्रेगनेंसी और पोस्ट डिलीवरी तक हर फेज में आपका साथी है। ये ऐप आपको डेली एक्सपर्ट गाइडेंस, योगा, डाइट टिप्स, बेबी बॉन्डिंग एक्टिविटीज और गर्भ संस्कार टेक्निक्स प्रोवाइड करता है, जो आपकी जर्नी को और भी इजी और हेल्दी बना सकती है। अगर आप अभी तक गोप्रेग ऐप यूज नहीं कर रहे हैं तो जरूर ट्राई करें, क्योंकि ये आपकी प्रेगनेंसी जर्नी का बेस्ट कंपेनियन हो सकता है। वेदी जी, आई थिंक यू शुड रैप अप। यस जी, चलो, आज सबके लिए का बेस्ट लक, अच्छे एफर्ट्स लो। हाँ जी, आज का सेशन बहुत इंसाइटफुल रहा। डॉक्टर वैदेही, आपका वैल्यूएबल गाइडेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ जुड़े, उनका भी दिल से शुक्रिया। अगर आपको आज का सेशन हेल्पफुल लगा तो गोप्रेग ऐप पर और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम आपसे अगले वेबिनार में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और गोप्रेग के साथ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को और भी स्पेशल बनाइए। थैंक यू डॉक्टर वैदेही। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।